Hello. So welcome back to my YouTube channel after a long delay. So for the ones who don't know me, I'll introduce myself. I am currently a first year student in a government medical college pursuing MBBS. So Feb has already been started and I am myself delayed in making this video on the topic how to improve your marks in mock test just before few months of need. So काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात करने के लिए और मैं थोड़ा सा डिले हूँ। जनवरी में ये वीडियो आ जानी चाहिए थी बट सॉरी। तो पहली चीज़ इज़ कि ऑलमोस्ट सब बच्चे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, किसी ना किसी को देखते हैं कि वो लोगों ने ये किया था तो हम ये ट्राई करेंगे। बट हियर इज़ अ डिस्क्लेमर दैट आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिस वे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, आपको वो करना है, नॉट जस्ट व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। आप सुने, आप उसको एनालाइज करें कि वो आपके ऊपर सूट कर रही है या नहीं। इन अ डे और अ टू यू विल जस्ट रियलाइज, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड फॉलो करें। बट मैं वही टॉपिक्स वही पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो ऑलमोस्ट सब बच्चे फॉलो करते हैं बट शायद इन अ रॉन्ग वे। लेकिन मैंने यही टॉपिक पिछले ड्रॉप में भी थे और इस ड्रॉप में भी थे, लेकिन इस वाले में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। सो आई गॉट सम इम्प्रूवमेंट एंड वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहली चीज़ इज़ गोल ओरिएंटेड पढ़ाई। ये क्या होती है मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। सेकंड थिंग इज़ रिवीजन स्ट्रैटेजी, किस सब्जेक्ट को किस तरह से रिवाइज करना है, कितनी देर रिवाइज करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ टेस्ट का एनालिसिस। तो जो एनालिसिस है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला कि सब्जेक्ट वाइज, दूसरा होता है स्कोर वाइज। अगर ओके विल टॉक अबाउट दिस एंड इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप फॉलो कर ही लें बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। पहली चीज़ हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ गोल ओरिएंटेड पढ़ाई एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रूल आता है मेरा, वो है 5+15 रूल। इसमें क्या होता है, देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% परफेक्ट थी या मैंने 100% अपना ये चीज़ फॉलो करी थी, बट जिस दिन फॉलो होता था ऑलमोस्ट डे 90% ऑफ द टाइम आई यूज टू फॉलो इट। नहीं, जिस दिन ये फॉलो होता था उस दिन मुझे लगता था कि हाँ मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज़ 5+15 रूल? मॉर्निंग के जो सुबह के 5 मिनट्स होते हैं, आई सजेस्ट यू कि आप उसमें कल के दिन के लिए और आज के दिन के लिए ग्रैटिट्यूड रखें। दैट इज़ जो आपने कल पढ़ा और जो आप आज पढ़ेंगे उसके लिए आप खुद से या यूनिवर्स से जस्ट जस्ट से इट इन योर माइंड और जस्ट से इट लाउड कि यू आर थैंकफुल फॉर स्टडिंग दिस, यू आर थैंकफुल कि आपने कल इतना पढ़ा और आज आप इतना पढ़ने वाले हैं। वो जो 5 मिनट्स हैं आपको वो 5 मिनट्स में ब्रश करें, आप फ्रेश होएं, चाय पिए, उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 5 मिनट एक डायरी लेके बैठें, उसमें से टास्क लिख लें कि आप आज के दिन में ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई डोजेस के आपको वो नहीं बनाना है लिस्ट कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी। नो, स्मॉल टास्क रखिए लेकिन आप उसे ना कंप्लीट करके सोइए प्लीज़। सेकंड थिंग इज़ 15 वाला रूल क्या है? वो जो 15 वाला रूल होता है वो दिन के एंड में आता है। नाउ मेरे पास 2 डायरी थी, मैजिकल डायरीज़। पहली डायरी थी, मैं फ़िलहाल हॉस्टल में हूँ तो मेरे पास वो डायरी है नहीं, बट मैं दिखा देती अगर होती तो। समवेयर इन द वीडियो आई विल डेफिनिटली शो यू। वो डायरी मेरी बॉटनी और ज़ूलॉजी की दोनों की थी। उसमें कलर्ड पेजेस थे, 4-5 कलर्ड पेजेस असेंबल थे। एक कलर्ड पेजेस में मेरे उसमें सारे साइंटिस्ट के नेम्स लिखे थे, दूसरे वाले में सारे एग्जाम्पल्स लिखे थे, तीसरे वाले में आई गेस सारी डेट्स लिखी थी, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में हुआ, या क्वांटिटेटिव चीज़ें लिखी हुई थी जैसे कि वो नहीं है वाटरमेलन इतने में इतना साइज़ ग्रो कर लेता है, ऐसा लिख के रखा था मैंने। और एक था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसमें कि मैं एनसीईआरटी अगर पढ़ती थी, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग दिस एनसीईआरटी फॉर द 6th टाइम। ऑफ कोर्स सेकंड ड्रॉप तक ये 6th 7th को तो काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर है, बट इन दैट सेम ईयर आई एम रीडिंग दैट एनसीईआरटी फॉर द 6th टाइम और मैं 6th टाइम एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और मुझे उसमें एक ऐसी चीज़ मिल जाती है, ऐसी लाइन मिल जाती है जो मैं आगे पहले कभी उस लाइन के क्रॉस नहीं आ पाई। लाइक कोई मिल गई तो मैं उसको वो आखिरी में लिखती थी डायरी के, येलो पेजेस से लास्ट पेजेस में येलो येलो कलर था, तो मैं उसको वहाँ पे लिख लेती थी। कितनी बड़ी लाइन होती है, मुश्किल से 3 लाइन की होगी, तो वो 3 लाइन मुझे ऐसा लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे लिख लेनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे लिख लेती थी। सिर्फ आई जस्ट यूज टू राइट इट, नथिंग एल्स। तो ऐसे मान लो मैंने दिन में अगर 4 चैप्टर भी पढ़े बायो के, तो हर चैप्टर से अगर मेरे को मान लो 3 लाइन मिल रही है या 5 लाइन मिल रही है, तो मेरी 5 into 4 20 लाइन्स हो गई। मैंने 20 लाइन्स लिख दी उस डायरी में। इसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे, यू कैन जस्ट थिंक कि
वो चैप्टर मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना डीपली पढ़ा है, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ 15 वाला रूल है क्या ये? इन द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे, एक सेकंड डायरी थी मेरी ऑर्गेनिक की, उसमें मेरी सारी नेम रिएक्शंस लिखी थी, और वो वाली रिएक्शंस या वो वाले की पॉइंट्स इनऑर्गेनिक के, जो अगेन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पहली बार उसके अक्रॉस आ रही हूँ, तो मैं वो इनऑर्गेनिक का पॉइंट या वो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस उसमें लिख देती थी। ये 2 डायरी मेरे साथ ही हमेशा रहती थी, जब भी मैं जहाँ पे भी पढ़ती थी वो डायरी मैं लेकर ही बैठती थी। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो हम पढ़ रहे हैं एंड वो डायरी आपके पास इस मोमेंट पे नहीं है एंड आपको वो लाइन मिली, नाउ व्हाट यू विल थिंक, अरे यार मैं तो कंबल में बैठा हूँ, वो डायरी में मैं बाद में लिख लूँगा। बट वो बाद वाला बाद कभी नहीं आता है एंड यू नेवर राइट इट। तो मैं उसको साथ में रख के ही बैठती थी, वो मैं लिख लेती थी और कुछ नहीं करती थी उसका। बाय द एंड ऑफ द डे, जब मेरे को वो 15 मिनट मिलते थे, मैं वो दोनों डायरी लेके आती थी एंड मैं सिर्फ रीडिंग करती थी। याद नहीं करती थी मैं उसको, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग करती थी। तो क्या हुआ था, मैंने उसकी रीडिंग आज करी, फिर मान लो कल वाले पॉइंट्स की मैंने रीडिंग करी एंड सैटरडे संडे या कभी मेरा मन करे कि यार आज मेरे को ये नहीं पढ़ना जो मैंने आज लिखा है, मेरे को आज पुराना रिवीजन करना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पुराना रिवाइज कर लेती थी। बाय दिस मेथड आपकी वो एनसीईआरटी की लाइंस आपके दिमाग में हमेशा सेटल रहती थी। सो दिस इज 15 रूल। आप दिन के आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं वो रिवीजन में दीजिए, सिर्फ वही रिवीजन करिए जो आपको पता है कि आएगा और आपसे नहीं बनेगा। एग्जाम्पल्स आर टू कंफ्यूजिंग बॉटनी में, डेट्स, डाटा, साइंटिस्ट के नाम, उनने क्या रूल बताया था, कैसे कौन से ईयर में बताया था, सब आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये डायरी भी बहुत ज़्यादा मैजिकल थी। फिलहाल मेरे पास ऑर्गेनिक की है नहीं, शायद मैंने मेरे भाई को दे रखी है, एंड कलर्ड वाली बायो की शायद होगी, मैं कभी जब घर जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज 5+15 रूल। मॉर्निंग के 5 मिनट्स में आपको पूरा ग्रैटिट्यूड रखना है एंड आपको आपका शेड्यूल बनाना है। दिन का शेड्यूल ये नहीं बनाना है 6 से 7 पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट्स ब्रेक, फिर 7 से 10 पढ़ूंगा, दिस इज 2 आवर स्टडी, ये नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज 5 मिनट्स रूल कि मैं दिन के एंड तक यही कंप्लीट करूंगा। आप कभी भी पढ़ो क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ जाता है और शेड्यूल कभी भी गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज 5+15 रूल। एंड गोल ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब ही ये है कि आप गोल बना के पढ़ाई करें एंड दिन में उसको अच्छे वे में एंड करें। सेकेंड थिंग इज रिविजन स्ट्रैटेजी। कैसे रिविजन करना है, देखो, फिजिक्स का रिवीजन डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता है। द बेस्ट वे कि आप फिजिक्स का रिवीजन कर सकें इज बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, नथिंग एल्स। सब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, बट हाउ? हियर इज द आंसर। पहली चीज़, जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं आप वो ऊपर पेपर पूरा सॉल्व कर मारिए, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन विद उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए, आपकी फिजिक्स हो जाएगी। यू डू नॉट नीड टू पिक आउट दी आपके एल के नोट्स, आकाश के नोट्स की सर ने ऐसा कराया था, फिर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन करूँगा, फिर ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी उसके बाद मैं मेरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको प्रैक्टिस करूंगा। मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी वाज यूज्ड टू डू दिस, बट ये गलत है। आखिरी के कुछ महीने हैं तो मैं आखिरी के कुछ महीनों के हिसाब का ही बताऊंगी आपको। आप एक पेपर लीजिए, उसको डिस्कस करिए, उसके आंसर्स आप गूगल से निकालिए, आप बुक से निकालिए, आप नोट से निकालिए, जहाँ से निकालना है निकालिए, उसको लिखिए और उसको समझिए कि ये हुआ कैसे। जब आप उसको समझेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप खुद से समझें, आप अपने दोस्त की मदद लें, आप अपने टीचर की मदद लें, लेकिन उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ कब का बता रही हूँ, अभी टेस्ट का। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करिए, काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करिए, फिर आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। नो, आप वही चीज़ सॉल्व करिए। 5 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना इस तरीके से, आपकी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द फिजिक्स हो जानी है। केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करेंगे? वॉट आई यूज टू से एंड वॉट आई हैड ऑलरेडी सेड दैट इनऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट तरीका है आप रोज एक ग्रुप पढ़िए, एक पेज एक ग्रुप पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे ना अगर आप, तो बाय द एंड आप उसको 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में, लाइक 15th ग्रुप है, लाइक नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है, वो आपको आधा घंटा लेगा पढ़ने के लिए, लेकिन बाकी सारे ग्रुप्स अंडर 15 to 20 मिनट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। बाय दिस वे एक हफ्ते में आप अपने ऑर्गेनिक का फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, महीने में आप 4 बार इनऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं। बोलने में बहुत आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, बट अगर आप करेंगे आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा। ऑर्गेनिक का रिवीजन कैसे करना है? पहले फिजिकल का बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन सेम वे एज ऑफ फिजिक्स का। फिजिकल केमिस्ट्री इन कंपैरेटिवली विथ फिजिक्स आसान है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना आप उनको लगाइए, अगर आप वो लगा लेंगे तो
एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज से रिलेटेड होता है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पेज से रिलेटेड होगा, लास्ट क्वेश्चन लास्ट के 2-3 पेज से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से आपकी पूरी एनसीईआरटी भी कवर होती है, वो क्वेश्चंस भी लग जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के अब वाले क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, एंड लगाने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना लगाएं, लगाने हैं। एंड ऑर्गेनिक की बात करूँ तो पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। नोट्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिक के, आई गेस दैट्स प्रिटी यूजफुल, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, जो नोट्स होते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहता है, लाइक मैं कैसे बताऊँ, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई वो होता है, एक्सेप्शन होता है कि जनरली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसको वहाँ डायरेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे सी एल है, तो दो इट इज़ अ प्लस एम बट वो अपना प्रोडक्ट मेटा पे बनाता है। तो ऐसे कुछ कुछ नोट्स होते हैं जो मैं कहूँगी कि आप रिवीजन करेंगे उसका तो आपको याद भी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ क्वेश्चंस लगा लें ऑर्गेनिक में और आपको बच जाए। थ्योरी इज समवेयर इंपॉर्टेंट, और मैं बताती हूँ एक्सेप्शंस के भी रीजंस होते हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं कहीं कहीं ऑर्गेनिक की। और आई गेस केमिस्ट्री में इतने ही है, कुछ और याद आएगा तो मैं बताऊंगी। दो मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गर थी बाकी सब सब्जेक्ट्स में से, मेहनत भी उसमें ज़्यादा लगी थी मुझे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था आई गेस केमिस्ट्री में। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट बायोलॉजी। तो बायो को कैसे करना है, हाँ, पहली चीज़, रोज़ आप टारगेट बनाइए कि मैं ये 2 चैप्टर रिवीजन करके सोऊंगा या सोऊंगी। 2 चैप्टर कैसे उठाने हैं या 3 चैप्टर, आइदर 1 फ्रॉम बॉटनी और 2 फ्रॉम जूलॉजी। बॉटनी का सिलेबस ज़्यादा है तो आप 1 जूलॉजी का सिलेबस उठाइए और 2 बॉटनी के। बॉटनी में भी 2 ऐसे उठाने हैं कि एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे और एक छोटा चैप्टर उठाएंगे। अब थोड़ा सा ना ऐसे रिलेटेड चैप्टर्स उठाया करिए, लाइक ऐसा नहीं कि आप यहाँ से फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड उठा रहे हैं फिर वहाँ से बायोटेक उठा रहे हैं, नो। अगर आप बायोटेक उठा रहे हैं तो बायोटेक 1 और 2 दोनों उठाइए एंड फिर उसको रिवीजन करिए। तो ऐसे सब्जेक्ट को जब आप क्रॉस लिंक करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ ये लाइन मैंने यहाँ पढ़ी थी, लाइक लिविंग वर्ल्ड की फर्स्ट लाइन और चैप्टर 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उस वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो ऐसे आप ग्रुप्स बना बना के अगर रिवीजन करेंगे तो आप लाइन जो है एनसीईआरटी की वो रिलेट कर पाएंगे। एंड अगेन जो लाइन आप भूल रहे हैं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसको आखिरी में ज़रूर से लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये रही हमारी बायो की बात। ऑलमोस्ट सब लोग बायो रिवाइज कर ही लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि मार्क्स नहीं आते। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप लोग काफ़ी कम बार रिवाइज कर रहे होते हैं। बहुत बार रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि अभी मेरा फेब में हो गया है, अब मैं 15 दिन बायो नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद से मैं बायो का रिवीजन स्टार्ट करूंगा, अब मैं 1 मार्च से 15 मार्च तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही ध्यान दूंगा। नो, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि अगेन आई विल से ये लास्ट कुछ महीने हैं और ये लास्ट कुछ महीनों की स्ट्रैटेजी है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक कोट है, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। अगर आपने अभी कुछ नहीं बदला तो आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। माइंड इट, आपको खुद में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। इट्स क्रूशियल टाइम, मैं डरा नहीं रही हूँ। प्रोबेबली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता हो कोई मेरे जूनियर बनकर आ जाए, एंड ऑल द बेस्ट, ज़रूर आइए, वेलकम है। बट आपको अभी सोचना पड़ेगा कि यार अब तो करना ही है। सेकेंड थिंग इज, if you want to be in that 1% of the people, you will have to do वो चीज़ that 99% of the people aren't doing। आपको वो करना ही पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं सुबह जाग रहे हैं तो आपको सुबह जागना पड़ेगा। अगर वो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं करना पड़ेगा फ़ोन यूज़। यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। और अभी कर लो यार, 3 महीने हैं, बस कर डालो इस बार। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे अपने टेस्ट के एनालिसिस से। तो मैं कहीं ना कहीं ये वीडियो में वो फोटोज़ डालूंगी जहाँ पे जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे ना, जो मुझे लगता था कि अरे यार शिट ये तो एनसीईआरटी की लाइन थी एंड आई मिस्ड इट, तो मैं इसको वो डायरी के पीछे नहीं लिखती थी, वो क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देती थी। एंड रिमेंबर, आप हर बार जब एक पेपर देने जाएंगे आप अपने पुराने पेपर के जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना उसको रीड करके जाएंगे। हाईलाइट सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगे कि इसमें कंसेप्ट है जो मैं भूल रहा हूँ। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइन या फिर एनसीईआरटी का वो इक्वेशन जो आपको लगे कि ये मुझे नहीं पता थी, मुझे आज पता चली और इसको ऐसे करना है, एंड वो आप सर से पूछकर ज़रूर आएंगे। एंड बायो की वो लाइन जो है आपने एनसीईआरटी में मिस कर दी है पढ़ते हुए टाइम।
तो उसको आपको ऐसे हाइलाइट करके रखना है एंड आप अगला टेस्ट देने जाएँगे उसके पहले आपको पढ़ के जाना ही जाना है। मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ के नहीं जाएँगे लेकिन आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको पढ़ के जाना होगा। मेरे रूम में ऐसे ना मैं ऐसे ज़मीन पे बैठी रहती थी, मतलब ये टेबल होती थी, यहाँ पे सारे मेरे पेपर्स असेंबल्ड होते थे एंड मैं ऐसे लाके बस रख देती थी पेपर। मतलब एनालिसिस किया उसके बाद ऐसे पेपर रख दिया। हाइलाइट तो हम बाद में करते रहते हैं जब मेरे को मिलता था कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो उसको रख देती थी एंड जिस दिन मैं पेपर देने जा रही होती थी ना, ऐसे नीचे ऐसे फैले रहते थे पेपर। लिटरली पेपर फैले रहते थे और मैं ऐसे पालती मुड़ के नीचे बैठी रहती थी एंड मम्मी अगर खाना ला कर देती थी, मैं वहाँ बैठकर ही खा लेती थी एंड मैं ऐसे बस पलटा देती थी कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे गलत हुआ था, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो आपको उसका एनालिसिस करके जाना है। सेकंड थिंग इज़ डिस्कशन। आप अपने उस फ्रेंड से डिस्कशन करिए जो आपको ऐसा फ़ील ना करवाता हो कि यार इसको कुछ नहीं आता। लिटरली आई एम सेइंग यू डू नॉट नीड टू फील डिमोटिवेटेड अगर आपका कोई फ्रेंड ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है। अगर वो आपको अच्छे से समझा रहा है, अच्छे से हेल्प कर रहा है, देन ओनली टेक हिज़ और हर हेल्प। अदरवाइज़ द बेस्ट फ्रेंड इज़ योर टीचर। आप अपने टीचर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए एंड मत डरिए कि सर क्या सोचेंगे अगर आप इतने आखिरी में आके भी सर से ये पूछ रहे हैं कि सर इसको कैसे करना है, काफ़ी बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं, तो सर को कुछ लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। नो, आप उनसे पूछिए, वो आपको इतने ही प्यार से बताएँगे जितने कि टॉपर को बताएँगे। तो हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे पूछना है एंड आखिरी के कुछ महीने हैं, काफ़ी सारे टेस्ट दीजिए, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करिए और काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करिए। स्टडी आवर्स को इम्प्रूव करिए, जो ऑलरेडी हो जाते हैं लेकिन और इम्प्रूव करिए। वो जो स्टडी आवर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली हो रहा है क्योंकि टेस्ट पास आ रहा है। आप अपने आप से एफर्ट्स डालिए, सुबह उठिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं रात में जागिए। अ, दिन में ऐसा है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है बट व्हाटएवर टाइम सूट्स यू आप उसमें अपना रिवीजन टाइम निकालिए और बहुत ज़्यादा नया-नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ा था फिज़िक्स में, कौन सा था ऐसा वाला, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी चैप्टर आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपको उसमें से कुछ नहीं आता। नो, आपको सिर्फ़ उसमें से इतना ही छोड़ना है कि अगर इस लेवल का आ गया तो मेरे से नहीं बन पाएगा। बट अगर इतना ही आप इतना पढ़ के गए हैं और इस लेवल का आ रहा है ना, तो आप अपने लेवल को इतना ज़रूर रखिए, इतना सा ज़्यादा कि आप अपना दिमाग यूज़ करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर ही पाएँ। उसको मार्क उस मोमेंट पे करना या ना करना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। अटेम्प्ट इन द सेंस आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। आई एम नॉट सेइंग टू फिल अप द ओएमआर। ओएमआर कब भरनी है, कितनी भरनी है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ा-सा। लेकिन ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट कि लेकिन आप हाँ, इतना ज़रूर रखिए मॉक टेस्ट में एटलीस्ट कि उसको आप कर आ सकें। इट्स नॉट लाइक कि आपको हवा ही नहीं लगी उस चैप्टर से। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट की काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कि यार नहीं बन रही, नहीं बन रही। उस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ़ रिवीजन करना है और आपका हो जाएगा। तो छोड़ना इतना ज़्यादा कोई चैप्टर को नहीं है कि यार कुछ नहीं बनता। एंड व्हाट एल्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। मैं इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाई थी यहाँ पे कॉलेज में आके एंड मैं ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल रिवील नहीं कर सकती कि क्या होता है। बट मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा अभी एक्लिमेटाइज़ होने में, वीडियो बनाने में, एडिटिंग में। मेरे पास ज़्यादा टाइम अभी भी नहीं रहता है। बट डेफ़िनेटली आई विल ट्राई टू आंसर एंड मैं डेफ़िनेटली वीडियो बना दूँगी अगली बार, पक्का प्रॉमिस है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन डेफ़िनेटली शेयर। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू। बाय।